हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज़ हिबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। जैसा कि हम अपना सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि हमने अपना बुक 2 शुरू कर दिया है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। उसका भी हमने चैप्टर 2 शुरू करना है। आज चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 कल्चरल चेंज, हम इस चैप्टर को भी 3 सेक्शंस में पढ़ेंगे। वही कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से विद क्लियरिटी के साथ समझेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम उसका अच्छे से आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में, 3 सेक्शन में पढ़ेंगे। 3 सेक्शन में क्यों पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कल्चरल चेंज, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि कल्चरल चेंज क्या है, इसको समझेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि किस तरह से जो कल्चरल चेंज है वो सोसाइटी में आया, इंडियन सोसाइटी में। तो 2 चीज़ें, 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कल्चरल चेंज के लिए। एक है हमारा सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, सोशल मूवमेंट्स, किस तरह से रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे और किस वजह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हुए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे 4 प्रोसेसेस हैं सोशल चेंज के या कल्चरल चेंज के, जिसका इम्पैक्ट रहा है हमारे इंडियन सोसाइटी पे और हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। और वो 4 प्रोसेसेस कौन से हैं? संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम 3 सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हमें पार्ट 1 में क्या पढ़ना है? कल्चरल चेंज पढ़ना है। सबसे पहले ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कल्चरल चेंज होता क्या है? चेंज हम सबको पता है एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जो चलता रहता है और हमारी इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं। अगर हम अपने ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें और मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो हम देखेंगे बहुत सारे चेंजेस हमारी सोसाइटी में आए हैं और हमने एक्सपीरियंस करे हैं। जैसा हमने चैप्टर 1 स्ट्रक्चरल चेंज पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के, उसमें चेंजेस आए थे। ठीक, तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चरल चेंज पढ़ा था। तो यहाँ हमें कल्चरल चेंज पढ़ना है। तो स्ट्रक्चरल चेंज जब सोसाइटी में हो रहा था, जिस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आ रहे थे, जैसे हमने मार्केट का एग्जांपल लिया था कि पहले हमारा एग्रेरियन मार्केट था, उसके बाद हम इंडस्ट्रियल की तरफ मूव ऑन हुए, तो इस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आए, तो वो स्ट्रक्चरल चेंज थे। तो उसी के साथ सोसाइटी में कल्चरल चेंज भी हो रहे थे। अब वो कल्चरल चेंज किस तरह के थे कि जो हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव्स, हमारे कल्चर में जो चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, अभी हमें देखना है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम कॉलोनियल रूल या कॉलोनियलिज्म हमें समझना है कि क्या था। तो वो तो हम अपने हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स थे, वो रूल कर रहे थे इंडियन सोसाइटी पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल चेंज में भी हमने वही पढ़ा था कि किस तरह से कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट रहा इंडियन सोसाइटी पे, किस तरह से वो बहुत सारे हमारे इंडियन सोसाइटी में चेंजेस लेकर आए थे। किसकी फॉर्म में लेकर आए थे? कि रेलवेज आए थे। ठीक, रेलवेज इंट्रोड्यूस करा उन्होंने, पोस्टल सर्विस उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन हमारे इंडियन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करा। तो ये सब क्या थे? ये सब हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस थे हमारी सोसाइटी में। तो वहीं कल्चरल चेंजेस कैसे आ रहे थे? तो कल्चरल चेंजेस आ रहे थे कि हम उनकी जो लाइफस्टाइल थे, उनकी जो लिविंग कंडीशंस थे, उनका भी इम्पैक्ट पड़ रहा था इंडियन सोसाइटी पे। ठीक है, या हम बहुत सारी चीज़ें उनसे अडॉप्ट कर रहे थे। अब हमसे मतलब पूरी इंडियन सोसाइटी तो नहीं, जो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। जब हमने स्ट्रक्चरल चेंज के चैप्टर में पढ़ा था कि एक न्यू मिडिल क्लास एमर्ज्ड हुआ था। ठीक है, उन्हीं में से नेशनलिस्ट निकले थे, है ना, रिफॉर्मर्स निकले थे। वही लोग थे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे ब्रिटिशर्स के। तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी थी। हमने स्ट्रक्चरल चेंज में भी देखा था कि किस तरह से लाइफस्टाइल हम लोगों का पूरा चेंज होता रहा था। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे हमारी सोसाइटी में। किस तरह से हमारे जो फूड ट्रेड्स थे, फूड कल्चर थे, उसमें चेंजेस आ रहे थे। किस तरह से हमारा जो क्लोथिंग पैटर्न था उसमें चेंजेस आ रहे थे। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे कल्चरल चेंज हैं। पहले अगर हम ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की बात करें और हम अपने क्लोथिंग पैटर्न की बात करें तो बहुत सिंपल वेयर्स होते थे हमारे, लेकिन
लेकिन आज के टाइम पर हम देखते हैं ट्राउज़र्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, शर्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, हैट्स, कैप, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ है। कहाँ पर? कॉलोनियलिज्म के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ है, उनका इम्पैक्ट रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी पे। वहीं अगर हम फूड कल्चर, फूड ट्रेड्स की बात करें तो अगर हम देखते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट में ऑमलेट ब्रेड चाहिए, बटर ब्रेड चाहिए, ब्रेड जैम चाहिए, ये सब कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं ये सारे चेंजेस? ये सारे चेंजेस ब्रिटिशर्स से आए हैं, उनका इम्पैक्ट रहा है ना। तो यही सारे जो चेंजेस हैं इनको हम क्या कहेंगे? कल्चरल चेंज कहेंगे, कि किस तरह से आज इंडियन सोसाइटी में अगर किसी का मिडिल क्लास का कोई घर भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें फर्नीचर मिलेगा, डाइनिंग टेबल मिलेगा, सोफ़ा मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब हमारे कल्चरल चेंज का एक हिस्सा हैं, एक पार्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कल्चरल चेंज समझा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर 2 सेक्शन को क्या करता है? डिस्कस कर रहा है। पहला सेक्शन क्या है? सोशल रिफॉर्मर्स, जो हम आज पढ़ेंगे कि किस तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट रहा इंडियन सोसाइटी पर और किस तरह से ये चेंजेस लेकर आए हमारे इंडियन सोसाइटी में। और उसके बाद दूसरा सेक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज, जो मैंने बताया था, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और हमारा सेक्युलराइजेशन, ठीक है। तो इनको भी हम पार्ट 2 में संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ फिर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज पार्ट 1 में सोशल रिफॉर्मर्स का पढ़ेंगे कि किस तरह से ये चेंजेस लेकर आए थे। हमने चैप्टर 3 में भी सोशल रिफॉर्मर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने चैप्टर 5 जो हमारा सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन था, उसमें तो हमने इन डिटेल जाके सारी चीज़ें पढ़ी थी। राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा था, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा था, एम जी रानाडे के बारे में पढ़ा था कि इन लोगों ने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस खोले थे या कौन कौन से रिफॉर्म मूवमेंट्स इन लोगों ने चलाए थे या इंट्रोड्यूस करे थे इंडियन सोसाइटी में, या ये किसके वेलफेयर की बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में पढ़ी हैं। आज हम सिर्फ रिवाइज करेंगे कि किस तरह से इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा। जब हम बात कर रहे थे चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में सोशल रिफॉर्मर्स की, तो उस टाइम पर हमारा क्या फोकस था कि किस तरह से जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स थे, ठीक है, या डिप्राइव ग्रुप्स थे, अनटचेबल्स, दलित या हमारे विमेन सेक्शन या डिफरेंटली एबल्ड लोग, तो इनके वेलफेयर के लिए और इनके स्टेटस को इम्प्रूव और अपग्रेड करने के लिए ये लोग रिफॉर्म मूवमेंट्स लेकर आए थे, ठीक है। लेकिन आज हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि किस तरह से ये जो रिफॉर्मर्स थे अपने मूवमेंट लेकर आए थे, तो सोसाइटी में चेंज लेकर आ रहे थे। तो वो चेंज किस तरह से था? जैसे अगर हमने देखा था कि राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने क्या करा था? सती प्रथा के अगेंस्ट इन लोगों ने अपना मूवमेंट चलाया था, ठीक है। तो उसमें क्या था? सोसाइटी में चेंज लेकर आए। जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन सोसाइटी थी उसमें एक प्रथा चली आ रही थी, उनका एक रिचुअल था सती प्रथा, जहां पर अगर किसी का हस्बैंड का डेथ हो गया है तो वाइफ को भी उसके साथ ही जला दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? वो प्रथा को ख़त्म करने के लिए कहा गया कि ये रिचुअल अब नहीं करा जाएगा, इससे आप क्या कर रहे हो? वुमेन का एक्सप्लॉइट कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है सोसाइटी में एक सेक्शन का। तो क्या चीज़ें हुई? 2 चीज़ों को इन लोगों ने टारगेट करा। क्या? एक तो वुमेन के वेलफेयर पर काम करा, दूसरा सोसाइटी में चेंज लेकर आए। तो वही चेंज हम पढ़ रहे हैं, कल्चरल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। इसी तरह से हमने ये देखा था, अब हमें देखना था कि कौन कौन से इश्यूज थे, इविल इश्यूज थे सोसाइटी में, जिसको ख़त्म करने के लिए हमारे सोशल रिफॉर्मर्स आगे आए थे, ठीक। तो वो सब कौन से थे? हमने चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से डिस्कस करे थे। सती प्रथा हमने पढ़ा था, चाइल्ड मैरिज, फिर बैन ऑन विडो, ये सारी चीज़ें होती थी। सती प्रथा करा जाता था, चाइल्ड मैरिज करा जाता था, है ना, बिलो 14 ईयर्स शादी कर दी जाती थी लड़कियों की। फिर बैन ऑन विडो, विडो का रिमैरिज नहीं होता था, अगर वो अर्ली एज में विडो हो गई है तो उसका रिमैरिज नहीं हो सकता था। तो इस वजह से उसको पूरी अपनी लाइफ जो है क्या कैसे अकेले गुजारना होता था, अकेले में आइसोलेशन में रखते थे विडोज़ को। तो ये सारी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स आए, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए गए थे, ठीक। उसी के साथ फिर ये राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, अटैक द प्रैक्टिस ऑफ सती, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला था ब्राह्मो समाज, ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। फिर रानाडे का बुक द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ,
हमने चैप्टर 5 चैप्टर 3 में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ये बुक किसने लिखा है, एमजी रानाडे ने। तो इसमें भी इन्होंने विडो रिमैरिज की बात करी है, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन की बात करी है। वहीं फिर हमारे एक नए रिफॉर्मर ऐड होते हैं, कंदुकरी वेरिसिलिंगम्स। इनका क्या है, द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जिसमें भी ये विडो रिमैरिज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो रिफॉर्मर्स हैं, इन लोगों ने क्या करा, सोसाइटी में कल्चरल चेंज लेकर आए, अपने अपने मूवमेंट्स के, अपने अपने प्रैक्टिस के, या जो भी इनका एम था उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, ये रिफॉर्म मूवमेंट चलाए थे और हमारी सोसाइटी में कल्चरल चेंज को लेकर आए थे। आगे और देखिए, अब एक आते हैं सोशियोलॉजिस्ट सतीश सबरवाल। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी में या कॉलोनियल रूल था उस टाइम पर एक फ्रेमवर्क देखा गया कि चेंज का, कि 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। तो इन्होंने आइडेंटिफाई करा था इन 3 फैक्टर्स को। तो वो 3 फैक्टर्स ये क्या बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि जिस तरह से जब कम्युनिकेट करते हैं हम किसी से, अब हमारे जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा है, जब तक हम उसको किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम बताएंगे कैसे कि हम चाहते क्या हैं। तो वही रिफॉर्म मूवमेंट्स में हुआ था। रिफॉर्मर्स ने क्या करा था, उनके जो भी मैसेजेस थे वो क्या करे, कन्वे करे, उन्होंने स्प्रेड करे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू। अब वो कौन कौन से थे अभी हम देखेंगे, जैसे हमारे न्यूज़पेपर होता है, हमारे जर्नल्स होते हैं, हमारा प्रिंटिंग प्रेस, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए इन्होंने क्या करा था, अपने जो मैसेजेस थे, जो थॉट्स थे, उनको स्प्रेड करा सोसाइटी में, कि विमेन का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, नहीं होना चाहिए, है ना, यही चीज़ें तो थी। अब जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के अगेंस्ट अपना जो वॉइस था वो रेज करा, तो किस तरह से, ऐसा तो नहीं है ना कि अपने कमरे में बैठ के उन्होंने कर लिया, वो लोगों से मिले, लोगों से बात करा, उन्होंने अपने मैसेज को कन्वे करा, फिर लोगों को कन्विंस करा कि उनके साथ जुड़ें, उनके साथ काम करें इस चीज़ पर, है ना। फिर सेकंड क्या है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपने थॉट प्रोसेस किसी से डिस्कस करे, उसके बाद क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया, अपने जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ब्राह्मो समाज है, आर्य समाज है और सत्यशोधक समाज था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल और इम्पैक्ट होता है चेंजेस आने में सोसाइटी में। और थर्ड क्या है, नेचर ऑफ आइडियाज़, जब बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ मिलते हैं एक एम को अचीव करने के लिए, तो बहुत सारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस होते हैं लोगों के, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ एमर्ज होते हैं, फिर उन पर काम करा जाता है, ठीक। तो इस तरह से सतीश सबरवाल ने 3 फैक्टर्स बताए हैं, किस लिए, या फ्रेमवर्क बताया है किसके लिए, चेंज के लिए, कि किस तरह से चेंज आया सोसाइटी में, ठीक। आगे देखिए, अब वो जो हमने 3 डिस्कस करे या सतीश सबरवाल ने आइडेंटिफाई करे हैं 3 फैक्टर्स को, उनको हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिटेल में दिया है। जो हमने फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो उसमें क्या क्या बताया, वही प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, लेटर द माइक्रोफोन आ गया, फिर मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स थ्रू स्टीमशिप एंड रेलवेज, वही मैसेजेस को क्या करा जा रहा था, कन्वे करा जा रहा था, है ना, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि किस तरह से पंजाब और बंगाल के जो लोग थे वो एक्सचेंज कर रहे थे मद्रास और महाराष्ट्र के लोगों से अपने थॉट प्रोसेस, अपने आइडियाज़ को, किसके ज़रिए, किसकी हेल्प से, कम्युनिकेशन मोड्स के हेल्प से, है ना, जो हमारे ये न्यूज़पेपर हैं, जर्नल्स हैं, ठीक है, इनके ज़रिए। इसी तरह से और क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो रीच्ड हो रहे थे रिमोट कॉर्नर्स ऑफ प्रेजेंट डे नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, जो आज के टाइम पर हैं हमारे। तो कम्युनिकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। अगर हम सुनते हैं, बहुत सारे स्टोरीज सुनते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हम पढ़ते हैं फ्रीडम फाइटर्स की, तो किस तरह से ये हमारा जो नेशनल फ्रीडम का जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं नेशनल फ्रीडम फाइटर्स, तो ये किस तरह से एक साथ आए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोनों में थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे थे, लेकिन एक साथ आए, सबका एक एम था। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, सबको कैसे पता चला कि हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स को अब अपने इंडियन सोसाइटी को फ्री करवाना है ब्रिटिशर्स से। तो क्या था ये, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए लोगों तक मैसेजेस पहुंच रहे थे, लोगों को पता चल रहा था कि एक ग्रुप सोसाइटी में ऐसा इमर्ज हो रहा है
जो ब्रिटिशर्स को क्या करना चाह रहा है, वापस भेजना चाह रहा है ना, नेशनल मूवमेंट लाना चाह रहा है इंडियन सोसाइटी में। तो कम्युनिकेशन ने, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ने बहुत हेल्प करा इसमें। फिर सेकेंड हमारा क्या फैक्टर था, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। वो अभी हमने डिस्कस करे थे कि किस तरह से सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया है ना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। तो ब्राह्मो समाज हमने पढ़ा है, आर्य समाज हमने पढ़ा है, सत्यशोधक समाज हमने पढ़ा है। एक यहाँ पे ठीक है, ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, ये सब हमने पढ़ा है। एक है हमारा अंजुमन ख्वातीन इस्लाम, ठीक है, ये मुस्लिम विमेन पे फोकस करा जा रहा था, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन कॉन्फ्रेंस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आपको ये भी एक याद रखना है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑल इंडियन मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस को अंजुमन ख्वातीन इस्लाम कहा जाता है, ठीक। इसके बाद फिर बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या डिबेट करते थे, पब्लिक मीटिंग्स में ही नहीं करते थे बल्कि पब्लिक मीडिया और न्यूज़पेपर के थ्रू। जो अभी हमने देखा कि कम्युनिकेशन किस तरह होता था, प्रिंटिंग प्रेस, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, इनके थ्रू वो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करते थे अपने, ठीक है, डिबेट करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ये दोनों। कौन से? एक हमारा कम्युनिकेशन, दूसरे हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। अब थर्ड हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़े थे आइडियाज़। तो आइडियाज़ किस लिए? लिबरलिज्म और फ्रीडम के लिए, ठीक है। बहुत सा अभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग एक साथ आए, ठीक है, उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने के लिए, और जो डिप्राइव्ड ग्रुप और सेक्शंस थे उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक। तो वहीं पे जब इतने सारे लोग आए और वो लोग मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे थे, तो उनका जो थॉट प्रोसेस था वो थोड़ा रैशनल काइंड ऑफ था, ठीक है। तो उनको और सारी चीज़ें भी समझ में आ रही थी कि सोसाइटी में किस तरह से विमेन के रोल हैं, किस तरह से मेन के रोल हैं, हमारी सोसाइटी किस तरह से पेट्रियार्की को रिफ्लेक्ट करती है। तो वहाँ पर फिर क्या बोला गया कि जो विमेन होंगी, ठीक है, जो फीमेल्स होंगी, उनके न्यू रोल डिफाइन करे जाएंगे होम मेकिंग में, मैरिज में, कि किस तरह से उनका सोसाइटी में स्टेटस होगा, किस तरह से उनका घर में स्टेटस उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की सारी बातें हुई थी। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ एजुकेशन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमने बताया था कि एक पोर्शन था, लिमिटेड पोर्शन था, जिन्होंने क्या करा, जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट था ब्रिटिशर्स थे और जिनके पास अफोर्डेबिलिटी थी मॉडर्न एजुकेशन को लेने के लिए, तो उन लोगों ने पहले वो करा। उसके बाद फिर उन्होंने वही डिप्राइव्ड सेक्शंस जो थे हमारे, दलित थे, अनटचेबल्स थे, या विमेन सेक्शन था, तो उनके लिए भी फिर उन लोगों ने काम करना शुरू करा कि इनका स्टेटस भी इम्प्रूव होना चाहिए, है ना। तो फिर उन्होंने क्या करा कि इन लोगों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उस टाइम पे फिर एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाने लगी कि जो विमेन सेक्शन है, जो विमेन्स हैं, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक। इसके बाद फिर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, हमने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, सत्यशोधक समाज, ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी। और जो सावित्रीबाई फूले थी, उन्होंने एक स्कूल ओपन करा था पुणे में, ठीक है। किसके लिए करा था? विमेन के लिए करा था, है ना। तो ये चीज़ें भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे फिर एक हमारे, अब हमने इतने सारे सोशल रिफॉर्मर्स पढ़े थे, तो एक मुस्लिम रिफॉर्मर थी हमारी जहानारा शाह नवाज़। वो कहती हैं कि ठीक है, विमेन सेक्शन जो है वो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है, डिप्राइव्ड है सोसाइटी में, उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका स्टेटस जो है वो सिक्योर नहीं है, बहुत लो स्टेटस है। लेकिन सारे जो विमेन सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी की जो विमेन हैं, ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उनके साथ एक और ज़्यादती हो रही है, उनको एक्स्ट्रा पेन दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो किस तरह से उन्होंने बोला, उन्होंने एक टर्म बताया, पॉलीगैमी, ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें वन मैन हैव मैनी वाइव्स, ठीक है। तो क्या हो रहा था, इन्होंने बोला कि एक आदमी है वो एक से ज़्यादा शादियां कर रहा है, अपने घर में एक से ज़्यादा वाइफ लेकर आ रहा है, तो वो फिर क्या कर रहा है, दोनों को, तीनों को, जितनी भी उसकी वाइफ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं उठा पा रहा है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे जो उनकी सिचुएशंस थी, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको हाईलाइट करा। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है, जहानारा शाह नवाज़ पॉलीगैमी को लेकर आती हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं इस टर्म को, बोलती हैं कि इससे भी विमेन का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सोसाइटी में, ठीक। इतना हमने पढ़ लिया। फिर उन्होंने वही पॉलीगैमी जो मैंने आपको बताया क्या है, वन मैन हैव मैनी वाइफ्स, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक टर्म और होता है हमारा
पॉलीएंड्री, ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 विमेन और मैनी हस्बैंड, ठीक है। ये रेयरली है, किसी ट्राइब में, अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करते हैं तो किसी ट्राइब में हमें ये मिल सकता है, बट लार्जली हमारी सोसाइटी में ये नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, इन केस आप कभी कहीं पढ़ते हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलीएंड्री मतलब होता है 1 फीमेल मैनी हस्बैंड्स, और पॉलीगैमी जो हमारे एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी में दिया है, पॉलीगैमी मतलब 1 मैन हैव मैनी वाइफ्स, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर वही सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि किस तरह से सोसाइटी में जो डिप्राइव्ड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस था, इनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए थे, जिसकी वजह से हमारे इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आए। और वो चेंजेस कौन से थे, हमारे स्ट्रक्चरल चेंज थे और हमारे कल्चरल चेंज थे, ठीक। इसी के बाद क्या हुआ था, जिस तरह से सोशल रिफॉर्मर्स आए, हमने राजा राम मोहन रॉय को पढ़ा था कि वो सती प्रथा के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाते हैं, वो कहते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। तो वहीं जो और उन्हीं की कम्युनिटी के हिंदुइज़्म के जो फॉलोअर्स थे, वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको धर्म सभा कहते हैं। उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उन लोगों ने कहा, और उन लोगों ने पिटिशन फाइल करा, ठीक है, उन्होंने केसेस डाले किसके खिलाफ, ब्राह्मण समाज के खिलाफ, आर्य समाज के खिलाफ, के इनसे कहिए ये जो हमारे सैक्रेड टेक्स्ट हैं इसको मिस इंटरप्रेटेट ना करें, हम जो रिचुअल्स करते आ रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आपसे यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ब्राह्मण समाज या राजा राम मोहन के रॉय के अगेंस्ट बनाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए वो धर्म सभा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना था, हमें बस कल्चरल चेंज समझना था और किस तरह से सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो कल्चरल चेंज को हमारी इंडियन सोसाइटी में लेकर आए थे, वो देखना था। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वेल नोन इश्यूज ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। अभी हमने डिस्कस करे थे सारे, देखो सती भी था उसमें, चाइल्ड मैरिज भी था, बैन ऑन विडो रिमैरिज और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे थे, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन क्या दिया है, ए एंड बी, बट हमारा सी भी आंसर है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, who attacked the practice of sati on the basis of both appeals to humanitarian and natural right doctrines as well as Hindu shastras, ठीक है। यही देखो इन्होंने ये रेफरेंस दिया था ना कि बताइए क्या है जो सती प्रथा मतलब करी जाती है हिंदू शास्त्र के, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। राजा राम मोहन रॉय ने इस पर क्या करा है, अपने वर्डिक्ट इन्होंने ही दिए हैं, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने बात करी है सती प्रथा की, तो ये तो हमें पता है। लेकिन इनके अगेंस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वो भी आपको याद रखना है, जो अभी हमने पढ़ा था धर्म सभा, ठीक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, who elaborates upon the modern context by sketching 3 aspects to the modern framework of change, ये अभी हमने पढ़े थे, ठीक है। मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ चेंज, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने पढ़े थे, कौन से थे, एक हमारा कम्युनिकेशन था, सेकंड हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, और थर्ड हमारे क्या थे, न्यू आइडियाज़ थे, और वो किसने दिए थे, सोशियोलॉजिस्ट सतीश सबरवाल। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी, ठीक। Question number 4, the process by which a low caste or tribe or other group takes over the custom, ritual, beliefs, ideology and style of life of a high, identify। ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, बट हमने संस्कृताइजेशन का प्रोसेस बहुत बार डिस्कस करा हुआ है। हमने जब कास्ट सिस्टम पढ़ा था चैप्टर 3 में, तब भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि जब भी लोअर कास्ट इमिटेट करती है, कॉपी करती है लाइफस्टाइल ऑफ द हाई कास्ट की, ठीक है, उनके रिचुअल्स, उनके बिलीव्स, उनके कस्टम्स, तो वो क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, हमारा संस्कृताइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है हमारा। इसी के साथ साथ एक स्टेटमेंट और दिया है, वो भी आइडेंटिफाई करिए आप, हमने नहीं पढ़ा है बट हमने कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन रीजन्स वेयर द नॉन संस्कृतिक कास्ट, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, नॉन संस्कृतिक कास्ट वर डोमिनेंट, इट वॉज देयर इन्फ्लुएंस दैट वॉज स्ट्रॉन्गर। अब क्या बोल रहे हैं, संस्कृताइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो अपर कास्ट होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करा जाता है, इमिटेट करा जाता है, और वो कौन करता है, लोअर कास्ट के लोग करते हैं, ठीक है। यहीं पे क्या बोला जा रहा है, नॉन संस्कृतिक कास्ट, ठीक है, कि अपर कास्ट डोमिनेशन में नहीं है, अपर कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट क्या है, डोमिनेट है, ठीक है, डोमिनेशन में है और उसका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पे। तो वो कौन सा प्रोसेस होगा हमारा, बताइए।
नॉन संस्कृताइजेशन भी होगा, ये भी नहीं होगा। डोमिनेंट कास्ट तो हमें वो पता है ना, डोमिनेंट कास्ट कौन सी होती है, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, वो नंबर में ज़्यादा होते हैं, जिसके पास पॉलिटिकल पावर होता है, जिसके पास इकोनॉमिकल पावर होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा डिसंस्कृताइजेशन, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, थोड़े डिटेल में पूछे जाएंगे और थोड़े से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, कौन सा बुक किसने लिखा था, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आप डिटेल के आंसर भी अच्छे से कर पाओ, डायरेक्ट तो हम फिर कर ही देंगे, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।